हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल। दोस्तों, मैं कृष्ण सर लेकर के आ चुका हूं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बेटा जिसके अंदर सारी पोयम्स एक वीडियो में खत्म होने वाली है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं को फेस करने वाले हैं, या फिर आप कभी भी इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगर एक शॉट में वन टाइम में आप सारा पोयम समाप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो पे शुरू से लेकर के अंत तक रुके रहिएगा। स्किप मत करिए, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होंगी, डायरेक्ट पढ़ाई की बातें होंगी। सबसे पहले बेटा एक दो चीजें आपको मैं बता दूं। मैंने कहा सारी पोयम्स, अब यहाँ पे सारी पोयम्स क्यों बोला है सर आपने? देखिए, जो पोयम्स होती है ना बेटा, पोयम के अंदर या पोएट्री कह सकते हैं आप, पोएट्री के अंदर, पोएट्री के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं बेटा, उन्हें हम चैप्टर्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? पोयम्स बोलते हैं। यानी अगर हमें बोलना है कि पोएट्री के हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं तो हम कैसे बोलेंगे? पोएट्री के हम 5 पोयम्स कंप्लीट कर चुके हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी पोएट्री के अंदर चैप्टर्स नहीं होते हैं, बल्कि क्या होती हैं? पोयम्स होती हैं। ये एक बात बहुत ध्यान से आप समझ चुके हैं। सबसे पहली पोयम की अगर हम बात करें बेटा, तो आपके सिलेबस के अंदर सबसे पहली पोयम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। और अगर इनके हम रचयिता की बात करें तो इनको किसने लिखा है भाई? जॉन डन साहब ने लिखा है, जिनका जन्म होता है 22 जनवरी 1572 में रोमन कैथोलिक फैमिली में। कहां पे बेटा? इंग्लैंड के अंदर। इनका निधन कब होता है भाई? 31 मार्च 1631, लंदन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ठीक है जी। इनके बारे में कुछ और डिटेल्स यहाँ है। मैरिज किया था इन्होंने एनी मोर से, और इस एनी मोर के लिए ही ये यहाँ पे ये पोयम को लिखे हैं। कब मैरिज किया था भाई साहब? 1601 में। ये एज प्रीस्ट भी वर्क कर चुके हैं, ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। ही इज वेल नोन फॉर पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। यहाँ पर एक बात आपको एक नंबर निकल के मिलता है। आपसे कोई पूछता मेटाफिजिकल पोएट कौन था, तो वहां पर आप जॉन डन को टिक करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा 40 लाइन्स पोयम डिवाइडेड इन 5 ऑक्टेव। ये जो पोयम है वो 40 लाइन की है, जो 5 ऑक्टेव्स में डिवाइड हुई है। ऑक्टेव्स क्या होता है बेटा? 8-8 लाइन की पोयम को ऑक्टेव्स बोलते हैं। और 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो 5 ऑक्टेव में ये क्या है? डिवाइड है। कितने लाइन्स की है? 40 लाइन की है। ठीक है जी। ऑक्टेव क्या होता है? 8 लाइन की कविता को ऑक्टेव कहते हैं। चलिए, समय नहीं खराब करते हैं, हैव वी गो। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो हार्ड वर्ड से उनकी हिंदी भी लिखी हुई है। साथ ही जो यहाँ पर सीन चल रहा होगा उस सीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ इमेजेस भी आपको मिल जाएंगी, ताकि आप और बेहतर तरीके से इमेजिन कर पाएं कि क्या वहां पे एक्चुअली चल रहा है। अगर जब आप इस तरीके से समझ पाएंगे, जब आप विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ते हैं, आप पिक्चर्स के साथ पढ़ते हैं, तो आपको बेहतर ढंग से याद रहता है और ज्यादा दिन तक याद रहता है। तो कोशिश हमारी यही है बेटा कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या हो, एक बार में याद हो जाए, दोबारा से आपको इसको रिवाइज करने की, रिवीजन करने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए भाई, समय नहीं खराब करेंगे। सबसे पहली लाइन अगर हम देखते हैं पहले ऑक्टेव की, तो लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव मतलब सबसे ज्यादा प्रियतमा, यानी प्रिय में प्रियतमा, मेरी जान, मेरी डार्लिंग। डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय। मेरी जान, आई डू नॉट गो, मैं जा नहीं रहा हूं। फॉर वियरनेस ऑफ दी, मैं तुमसे थक करके कहीं नहीं जा रहा हूं। नॉर इन द होप दैट वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव, कहता हूं ना ही इस, फॉर मी, ना ही इस लिए मैं जा रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में कोई ऐसा होगा जो तुमसे ज्यादा मुझे प्रेम दिखा सकता है, तुमसे ज्यादा मुझे प्रेम कर सकता है। एक्चुअली क्या होता है, जो दो रिश्ते होते हैं वो किस तरीके से टूटते हैं? या तो आपस की कोई झगड़ा चल रहा हो, या फिर किसी दो लोग के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, चाहे वो लड़की की तरफ से हो चाहे वो लड़के की तरफ से हो, जिसको एक दूसरा कोई नया प्रेम करने वाला या वाली मिल जाती है, वहां से रिश्ता टूटता है। ये कहते हैं कि मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे नाराज हूं, तुम्हारी बातों से थक गया हूं, परेशान हूं, या फिर मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूं कि दुनिया में कोई है जो मुझे तुमसे ज्यादा प्रेम कर सकता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है, संसार में नहीं, जो मुझसे तुमसे ज्यादा प्रेम कर सके। फिटर लव, फिटर लव का मतलब क्या होता है? बेहतर, सच्ची मोहब्बत। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन मामला यह है कि एक समय आएगा जब मुझे मर जाना है, जब एक दिन मैं तुमसे परमानेंट तरीके से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। तो दिस बेस्ट
टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। ये दिस क्या है, दिस मतलब दिस क्या है, दिस है, ठीक है। दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फेंड, कहता है डेथ्स टू डाई, कहता है तो इससे बेहतर क्या होगा, ये अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, इससे बेहतर क्या होगा कि मैं तुमसे कुछ कुछ दिनों के लिए अलग हूं, अंतिम में जब मैं मर जाऊंगा तो उस दुख को तुम सह नहीं पाओगी। और अगर एक हम नाटक के तौर पे, रिहर्सल के तौर पे, मजाक के तौर पे कुछ कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से अलग रहना सीखें तो इससे हमारी आदत हो जाएगी, तुम्हारी आदत हो जाएगी मुझसे दूर रहने की। मैं तो एक दिन मर करके कहीं दूर चला जाऊंगा, परेशान कौन होगा मेरी जान, तुम। तो इससे बेहतर क्या है कि मैं कुछ दिनों के लिए दूर चला जाता हूं, जिससे तुम्हें मेरे बिना रहने की धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। यस्टर नाइट, पिछली रात, जैसे यस्टरडे होता है पिछला दिन, तो यस्टर नाइट क्या है, पिछली रात। द सन, यहाँ पे ये सन बेटा SUNNE लिखा है, लेकिन ये क्या है, सन ही है, ये सन है, ठीक है। द सन वेंट हेंस, देखो पिछली रात में सूर्य डूब गया था, पिछली रात में सूर्य डूब गया था ना। एंड येट इज हेयर टुडे, और देखो फिर अगली सुबह वो दिन में आ गया है फिर से। कल रात में वो डूबा था, लेकिन आज सुबह वो फिर से आ गया है, ठीक है। एंड ही हैथ नो डिजायर नॉर सिंस नॉर हाफ सो सॉर्ट अवे देन फियर्स नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी। कह रहा है कि देखो वो डूबा था, फिर निकला, फिर वो डूबता है, फिर निकलता है, वो इस प्रक्रिया को दोहराता रहता है। उसके पास तो कोई भी इच्छा है ही नहीं, कोई डिजायर नहीं है उसके पास वापस लौटने की, कोई इच्छा नहीं, ना ही कोई समझ है, सेंस है, ना ही कोई इसका इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं अगर जाऊंगा ना तो मेरा इंतजार यहां पर तुम कर रही होगी मेरी जान, मुझे तो वापस लौट के आना ही होगा, आना ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहीं पर भी रहूं, इस दुनिया के किसी भी कोने पे रहूं, एक इस दुनिया कोना ऐसा है जहां पे मेरी प्रियतमा, मेरी स्वीटेस्ट लव वहां पे मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए मुझे तो वापस लौट के आना ही पड़ेगा। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी, भरोसा रखो मेरे पर, भरोसा रखो, सिंस आई टेक मोर विंग्स, भरोसा रखो मुझ पर, क्योंकि मैं उस सूर्य से भी ज्यादा तेजी से आऊंगा, सूर्य से भी ज्यादा तेजी के से साथ उस अपने सफर को पूरा करूंगा और वापस आऊंगा। क्योंकि सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं थी, वो रोज केवल अपना एक काम कर रहा है, केवल काम का। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं जो केवल पैसे के लिए पढ़ाते हैं, तो वो ऑफिस आते हैं, क्लास में आते हैं, पढ़ाते हैं, लेक्चर्स देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा टीचर हो जिसको खुद को पढ़ाना पसंद हो, वो क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी जाकर के ऑफिस में बैठना चाहेगा, तैयारी करना चाहेगा, बच्चों को और अच्छे तरीके से समझाना चाहेगा कि बच्चे हमसे क्या करें, बहुत ही ज्यादा लगाव महसूस करें, बच्चे हमारे से बिल्कुल लग जाएं, है ना। तो कह रहा है कि सूर्य के पास तो कोई नहीं था, मेरे पास तो तुम हो, मुझे तो आना ही आना है, ठीक है। और मैं सूर्य से ज्यादा तेजी से आऊंगा, क्योंकि सूर्य के पास कोई डिजायर नहीं थी, इसलिए वो अपने गति से चल रहा था, लेकिन मैं यहां पे रोशनी की गति से भी तेज आऊंगा। सिंस आई हैड टेक मोर विंग्स, क्योंकि मेरे पास ज्यादा विंग्स हैं, इस परस उत्साह और उमंग है देन ही। यहां पे विंग्स का मतलब क्या हो गया बेटा, इच्छाएं, मेरे पास ज्यादा इच्छाएं हैं, मेरे जो विंग्स का काम कौन करेगी, मेरी इच्छाएं, मैं उड़ता हुआ तुम तक आऊंगा, ठीक है, क्योंकि तुमसे मिलने की चाहत है मुझे। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कह रहा हाउ फीबल, कितने कमजोर हैं, कितने कमजोर है मेंस पावर, लोगों की शक्तियां, इंसान कितना कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एडिट अनदर आवर, कह रहा अगर अच्छी किस्मत चली जाए या अच्छी किस्मत चल रही हो तो उसके अंदर एक घंटा और वो ऐड नहीं कर सकते। कभी कभी दिन ऐसा होता है जो बहुत अच्छा दिन होता है, जो चाह रहे हो वही हो रहा, जिसको चाह रहे हो उसी को देख रहे हो, तुम चाह करके भी उसमें एक और आवर्स, एक और घंटा ऐड नहीं कर सकते हो। तुम इतने कमजोर हो, अपने अच्छे दिनों को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते हो। और ना ही नॉर अ लॉस्ट आवर्स रिकॉल बट कम बैड चांस
और ना ही बुरे समय में 1 और घंटे को तुम कम कर सकते हो। बस केवल क्या कर सकते हो कि तुम बुरी चीजों से लड़ने का प्रयास कर सकते हो और अपनी पूरी शक्ति उसी में झोंक देते हो। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, पूरी शक्ति उसी में झोंक देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस। कहते हैं हम लोग क्या करते हैं, पूरी शक्तियों को उन्हीं पे झोंक देते हैं, पूरा दिमाग उसी पे लगा देते हैं कि किस तरीके से हम उससे ओवरकम कर सकें। When thou sights not wind, जब तुम आहें भरती हो ना मेरी जान, तो वो आहों के अंदर सांस नहीं होती, एयर नहीं होती, वो क्या होती है, वो एयर नहीं होती है, बट साइड्स माई सोल अवे, पर वो क्या होती है, मेरी आत्मा को ले जाती है। जब तुम आहें भरती हो तो तुम सांस अंदर लेती हो, और जब तुम एक्सहेल करती हो, सांस छोड़ती हो, तो सांसें बाहर निकलती है। नहीं, वो एयर नहीं है, वो एयर नहीं है। जब तुम दुखी हो करके आहें भरती हो, मुझे याद करके आहें भरती हो मेरी जान, तो मेरी आत्मा को निकाल ले जाती हो। मुझे इतना दुख होता है, मुझे मरा हुआ सा महसूस होता है। When thou weepest unkindly kind, my life's blood dot decay, कह रहा है और जब तुम when thou weepest, जब तुम रोती हो ना, निर्दयता से रोती हो ना, पूरी तरीके से मुझसे मेरे लिए, मुझे याद करके जब तुम रोती हो ना, तो क्या होता है, भाई, माई लाइफ्स ब्लड डॉट डिके, मेरा खून जम जाता, मैं अकड़ सा जाता हूं। आई कैन नॉट बी दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ येस्ट, एंड इफ इन थाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। और कह रहा है कि तुम मुझसे प्यार करो जैसा कि तुमने कहा था, कि फिर भी मेरा जीवन बेकार हो गया, क्योंकि तुमने मेरे प्यार को अस्वीकार कर दिया। अगर मेरा प्यार तुम में समा जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाए। अर्थात मेरे जाने के नाम से तुम इतना दुखी हो गई हो मेरी जान, की तुम मुझ पे शक कर रही हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि समवन इज देयर टू लव मी, कोई है वहां जो मुझसे प्रेम करेगा, इस वजह से मैं जा रहा हूं। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। अगर तुम ऐसा जीव सोचोगी ना, तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। मुझे प्रेम करके, मेरे बारे में अच्छा सोच करके मेरे जीवन को सफल कर दो। वो गाना सुने हो ना, होठों से छू लो तो मेरा गीत अमर कर दो। यानी अपने होठों से अगर तुम मेरा गीत गा जाओगी, मेरे शब्दों को गुनगुना दो, तो तुम मेरा गीत को अमर कर दोगे, है ना। तो मेरे को अगर तुम गलत ना समझो, मेरे बारे में अगर तुम अच्छा समझो, तो मुझे तुम अमर कर दो, मेरे प्रेम को तुम अमर कर दोगी। लेट्स नॉट दाई डाइविंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। कह रहा है देखो, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे ये जो महान दिल है, ये जो महान दिल है, उसमें मेरे लिए कुछ बुरा ना हो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, जो किस्मत है, भाग्य है, उसे अपना काम स्वयं करने दो। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड। और अगर उसके भय से तुम डर जाती हो, उसके भय से तुम डर जाती हो, तो ऐसा तुम्हें नहीं करना, उसके भय से तुम्हें परे रहना है। और अगर हम अलग हो भी जाते हैं मेरी जान, तो तुम ऐसा समझना कि साथ में हम सो रहे हैं, बस अपने मुंह को इधर उधर कर रखे हैं, असाइड, एक दूसरे के विपरीत की तरफ लेटे हुए हैं। एंड दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, और जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। कहने का अर्थ है, क्योंकि किस्मत है, किस्मत में हमें अलग होना है एक दिन। जिस दिन मैं तुमसे दूर हो जाऊं परमानेंटली, हमेशा के लिए, मेरे लिए बुरा मत सोचना। बस इतना सोचना कि एक बिस्तर है, तुम इस तरफ मुंह करके सो रही हो, मैं इस तरफ मुंह करके सो रहा हूं, हम दोनों साथ में सो रहे हैं। ठीक है, यानी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो जॉन डन साहब हैं वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि अगर मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। रीज़न ये है कि मैं तुमसे कुछ-कुछ दिनों के लिए दूर होना चाहता हूँ ताकि तुम्हें मुझसे अलग रहने की आदत पड़ जाए। जिस दिन मैं तुमसे परमानेंट तरीके से अलग हो जाऊँ, क्योंकि किस्मत में यही है, जो आया है वो जाएगा, नथिंग इज़ परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो चीज़ शुरू हुई है वो एक दिन खत्म होगी। इसलिए इतना सा कर दो मेरी जान, जब मैं तुमसे अलग हो जाऊँ तो तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचना, बस ये सोचना किस्मत थी, अलग होना पड़ा। अगर तुम बुरा सोचोगी तो मेरा प्रेम खत्म हो जाएगा, मेरा प्रेम की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। तुम मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचना, मेरे प्रेम को अमर कर दो। सेकंड पोएम की अगर हम बात करें तो दैट इज Song of Myself, and in this poem we can see the poet of this poem, Walter Whitman. And if we talk about the introduction of Walter Whitman, then you can see इनका जन्म जो है बेटा वो कब हुआ है, 31 मई 1819 में। इनका जो निधन है वो कब हुआ है, मार्च 26 1892 में, 72 साल की उम्र में। रेस्टिंग प्लेस मतलब जहाँ इनको दफनाया गया है वो क्या है भाई साहब, हार्लेट सेमेट्री, कैमेडन, न्यू जर्सी, यूएस। ऑन एक्यूपेशन की अगर हम बात करिए, पेपर में आ जाता है कि जो हमारे वॉल्ट विथमैन साहब है वो पोएट के साथ क्या क्या थे, तो एसियस्ट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। ठीक है जी, जर्नलिस्ट भी थे। क्लियर है? चलिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कहता है मैं अपने आप में, अपने आप को मैं सेलिब्रेट करता हूं, मैं अपने आप में खुशी रहता हूं। एंड सिंग माई सेल्फ, मैं अपने स्वयं के लिए गाने गाता हूं। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं अपने आप में प्रसन्न हूं। ये वॉल्ट विथमैन साहब है। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं गाना गा रहा हूं, जो मैं महसूस कर रहा हूं, वही तुम भी महसूस करोगे, पक्का है। फॉर एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि मैं मानता हूं कि जिन चीजों से मैं बना हूं उन्हीं चीजों से तुम बने हो। तो जिस तरह की चीजें मैं फील कर पाता हूं उन्हीं तरह की चीजें तुम भी फील कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आज मैं एज्यूम कर रहा हूं तुम भी वो एज्यूम करोगे। 100% सी बात है। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल्फ, मैं भटकता रहता हूं, मैं अपने आप को आमंत्रित करता हूं, अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। मैं भटकता है तो आप आत्मा को कैसे कोई आमंत्रित कर सकता है? आत्मा को आमंत्रित करना, मैं जब अकेले भटकता हूं, मैं जब अकेले सोचता हूं, खोता हूं, इधर उधर घूमता हूं, मैं अपने आप से बातें करता हूं। मैं उस समय दुनिया में कोई नहीं होता, उस समय केवल मैं, मेरी आत्मा, मेरा मन, मैं अपने आप में मगन रहना चाहता हूं। आइलीन में आराम करता हूं। एंड लूफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग आई स्पेयर नोक ऑफ द समर ग्रास। कहता है मैं आराम करता हूं, मैं घूमते घूमते थक जाता हूं तो मैं आराम करता हूं। मैं जब नंगे पैरों से इन घासों पर चलता हूं ना, तो इन घासों की जो ये नोक है, ये जो नोक है, ये मेरे पैरों पर जब चुभती है, मैं उनको भी महसूस करता हूं, वो भी मुझे अच्छे लगते हैं, उसका भी मैं अलग एक आनंद उठा पाता हूं। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। यार मेरी जीभ, मेरे खून का प्रत्येक कण, मेरे खून का एक कतरा इसी मिट्टी से बना है, इसी एयर में ब्रीथ किया है, इसी हवाओं में सांस लिया है। बॉर्न हियर, यही जन्मा है। पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स बॉर्न हियर, मैं यहीं पे उन पेरेंट्स से जन्मा हूं जो अपने पेरेंट्स से यहीं पर जन्मे थे। एंड पेरेंट्स द सेम, और वो भी अपने पेरेंट्स से यही जन्मे थे। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और वो भी अपने पेरेंट्स से यही जन्मे थे। कहने का मतलब है मैं कई पीढ़ियों से यहीं पे हूं, मैं कई पीढ़ियों से, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ समय पहले इस देश में आ गया, नहीं, मैं असली अमेरिकन हूँ, असली। कई पीढ़ियों से मैं यहीं पे जन्मा हूँ। जन्मा तो एक ही बार है, कई पीढ़ियों से मैं यहीं पे हूँ, मेरा पूरा खानदान यहीं पे है। मेरा पप्पा, उनका पप्पा, उनका पप्पा, उनका पप्पा, उनका पप्पा, उनका पप्पा, हर बाप का जो एक बाप होता है, तो मेरे सारे बाप
अरे बाप नहीं, सब पिता एक ही है ना, बोलते ना हर पिता का एक पिता होता है। सारे पिता जितने भी थे इनके खानदान के, सब यहीं पे जन्मे हैं। आई, मैं, नाउ 37 years ओल्ड, मैं जो अब 37 साल का हूं, इन द परफेक्ट हेल्थ बिगिन, जो एक बढ़िया स्वास्थ्य में हूं, होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, मैं चाहता हूं ऐसा ही स्वास्थ्य मेरा मृत्यु तक बना रहे, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन द एबियांस, और कहते हैं मैंने कभी भी एबियांस में जाति या धर्म में भेदभाव नहीं किया। कहते हैं कि देखो मैं अभी 37 साल का हूं और मैं चाहता हूं कि मरते दम तक मैं 37 साल का ही रहूं, मतलब 37 साल का ना रहूं, मतलब जैसा स्वास्थ्य है मेरा वैसा ही स्वास्थ्य तब तक बना रहे जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मैं मर नहीं जाता हूं। मरते समय मैं ऐसे ऐसे ना नाचने लग जाऊं कि मैं उठ नहीं पा रहा हूं, हिल नहीं पा रहा हूं, है ना। आपने भी देखा होगा अपने आसपास पड़ोस में बुजुर्गों को स्थिति बहुत खराब हो जाती है, तो कहता है भाई मैं, मेरा अंतिम समय जब आए तो मैं स्वस्थ रहूं, अपने हाथ पैरों पर से मैं भरोसा रख सकूं, retiring back a while suffused at what they are but never forgotten। कह रहा भैया सुनो, मैं कुछ पल के लिए रुक सकता हूं, इनके बारे में सोच सकता हूं, इतना ही काफी है, किंतु इस विषय को कभी भी मैं भुला नहीं सकता हूं, मैं इसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार, मैं अच्छी और बुरी बातों के बारे में सोचता हूं, मैं प्रत्येक खतरे के बारे में बोलने की आजादी चाहता हूं। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, मैं ये सब प्रकृति को अपने वश में किए बगैर परिवर्तन लाने की कोशिश किए बगैर करना चाहता हूं। मैं फ्री होकर के जिस टॉपिक के बारे में जो मेरी इच्छा है, जो मेरा मन है, मैं वो बोलना चाहता हूं। मैं कुछ बदलना नहीं चाहता, पर जो सच है वो मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, हम पोएम थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पोएम पे चलते हैं। तो थर्ड पोएम क्या है भाई? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्लियर है। किसने लिखा है? W.H. ऑडेन साहब ने लिखा है। इनका जन्म कब होता है? 21 फरवरी 1907 में न्यूयॉर्क यूके के अंदर, यॉर्क यूके के अंदर। डाइड 29 सितंबर 1973, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया लिखा है बेटा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। फुल नेम वेस्टन ह्यूज ऑडेन। इनकी एजुकेशन की बात करें, एमए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो मैं भी हूँ, ठीक है। पोएम्स की बात करें, फनरल ब्लश ब्लूज ब्लूज मूस दी बिकॉज आर्ट्स एंड एज ऑफ एंजाइटी एंड मोर। मोर ये पोएम का नाम नहीं है, मोर मतलब और सारी। इनके बारे में सुनो, W.H. ऑडेन हु वॉन द प्लूटिजर प्राइज। सुनो भैया, ये पेपर में आता है कि प्लूटिजर प्राइज किसने जीता था और कब जीता था। तो W.H. ऑडेन, ठीक है, 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। किसके लिए? एज ऑफ एंजाइटी के लिए जीता था। ये भी आता है कि किस चीज के लिए जीता था, कौन सी ऐसी उनकी कला थी जिसके लिए जीते थे वो। देखो भाई, लिखा हुआ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं। नर्सिस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सिस फ्लावर्स क्या होती है? पेड़ों के आसपास जो घास फूस निकली होती है, जिसमें अच्छे अच्छे फूल होते हैं, फूल हैं, अब ये और दिनों तक नहीं रह सकते हैं। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन। नर्सेस फूलों का जो ये संयोग देने वाला पेड़ है वो कब्र में जा रहा है, ठीक है। एंड क्यों, क्यों ये और दिन तक क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि ये खत्म हो रहा है, ये पेड़ खत्म हो रहा। यहाँ पे आप समझो, ये जो नर्सेज है ना, ये आप हैं। ये कौन है? ये आपके माता पिता हैं या दादा दादी हैं। एंड द प्राम्स ग्रो रोलिंग। और प्राम्स का मतलब क्या होता है? प्राम्स का मतलब होता है ये जो गाड़ी ना, बच्चों वाली गाड़ी जो होती है, इसको प्राम्स बोलते हैं। और ये प्राम्स जो है रोलिंग ऑन जा रही है। बच्चों की गाड़ी में बेटा अगर मान लो क्या है, बच्चा है, ठीक है, और समटाइम्स वो लुढ़क जाती है, लुढ़क गई। अब लुढ़कने के बाद क्या, वो लुढ़कते लुढ़कते जाती रहती है, लुढ़कते लुढ़कते आगे चली जा रही, आगे चली जा रही। उसको सहारा कौन देता है? सपोर्ट कौन करता है? रोकता कौन है? माँ बाप रोक लेते हैं। लेकिन अब अगर किसी बच्चे की गाड़ी आगे बढ़ रही है तो उसके माँ बाप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे।
यानी जब कोई इंसान होता है, भले वो कितना बड़ा हो जाए, माता पिता बुजुर्ग हो जाए, लेकिन माता पिता का रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। उनका कंधे पे हाथ रख देना कि चलो बेटा तुम करो, चिंता मत करो, मैं हूं ना, इतना कह देना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जब लीव्स गिर जाते हैं, माता पिता नहीं रहते इस दुनिया में, तो कोई भी ऐसा नहीं होता जो आपके कंधे पे हाथ रख दे, आपको सहारा दे दे। वही चीज यहाँ पे ये समझा रहे हैं। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, कह रहा है एजेंट और मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत के सौदागर आसपास घूम रहे हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, मौत के जो सौदागर हैं, लोग बोलते हैं मरने से पहले उन्हें यमदूत नजर आ रहे थे। यमदूत आसपास घूम रहे हैं, हमको हमारी असली खुशी से दूर करने। हमारी असली खुशी, असली प्रसन्नता हमारा परिवार है, मोबाइल नहीं है। आज आपको लग रहा है मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करना, गेम खेलना, दिस इज द रियल हैप्पीनेस, बट इट्स नॉट, ये नहीं है। आपका रियल हैप्पीनेस, असली प्रसन्नता आपके माँ बाप के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, भैया दीदी बहन छोटा भाई के साथ समय बिताना ही रियल डिलाइट है। ठीक है जी। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो एक्टिव हैंड्स हैं वो एक दिन बुजुर्ग होने के बाद फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे। लोनली ऑन सेपरेट नीज, लोनली मतलब अकेले, अलग अलग, अलग अलग दोनों नीज पे, समझ गए, ये वाली स्थिति जैसे ये दिख रहे हैं बुजुर्ग। इस तरह हम एक दिन जब हम चलते थक जाते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं। ये जीवन के सफर में जब ये इनका अंतिम समय आ जाता है, थक जाते हैं, अपने जीवन से थक जाते हैं, ये स्थिति आ जाती है हर इंसान की। डेड एंड हंड्रेड, डेड इन हंड्रेड्स एट बैक, भैया इससे पहले भी सैकड़ों लोग मरे हैं। एंड फॉलो वुडेन इन आवर ट्रैक, और लकड़ी के ताबूत में हमारे रास्ते में कई सारे पीछे लोग चलते रहते हैं। इसके पहले भी सैकड़ों लोग मरे हैं, ताबूत में डाले जाते हैं, उनके साथ सैकड़ों लोग पीछे आते हैं। एंड आर्म्स रेज स्ट्रिक्टली टू रिप्रूव, और बाहें ऊपर की ओर उठी हुई होती हैं और किसी तरीके से इसको ऐसे लेके जा रहे होते हैं, और कुछ कुछ बात चेंज कर देते हैं, अब तुम पकड़ो, ऐसा चेंज कर देते हैं। एंड इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, और झूठा प्रेम यहां पे जता रहे होते हैं। झूठा प्रेम जा रही है, झूठा प्रेम चला है। हाँ, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे, यही कहेंगे बहुत अच्छे आदमी थे, यही कहेंगे ना। ये क्या, ये फॉल्स लव है, ये झूठा प्रेम है, झूठा प्रेम जता रहे हैं। Starving through the leafless wood, trolls run scolding for their foods, यह जंगल पट्टी विहीन हो चुकी है। जो हमारे परिवार का जंगल था, जहां पे पेड़ पौधे थे, उसमें से मेन पेड़ था वो जा चुका है। और ट्रोल्स का मतलब होता है बुरे लोग। रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, अब वो इधर उधर अपने खाने के लिए भटक रहे हैं। एंड द नाइट गर्ल्स इज डम, और अब क्या है, बुलबुल गूंगी हो चुकी। बुलबुल कहाँ बैठती है, पेड़ में बैठती है, पेड़ खत्म हो चुका है, तो अब बुलबुल क्या हो चुकी है बेटा, गूंगी हो चुकी है। मेरी बात सुन में आ रही है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और अब दूत भी नहीं आएंगे, अब हमें कोई सहारा देने वाले नहीं आएंगे, कोई ईश्वर नहीं आएगा। क्योंकि ईश्वर कौन है, हमारे माता पिता, और वो अब हमें छोड़ के जा रहे हैं। कोल्ड इम्पॉसिबल हैंड अहेड, कह रहा आगे अत्यधिक ठंड है। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, whose white waterfall could blaze travelers in their last distress, कहता है आगे अत्यधिक ठंड है, पहाड़ों की प्यारी प्यारी जो चोटियों की एक श्रृंखला में, जिसके सफेद whose white waterfall, जिसके सफेद झरने आशीर्वाद could bless, आशीर्वाद दे सकते हैं travelers in their last distress, उन ट्रैवलर्स, उन यात्रियों को उनकी अंतिम यात्रा में। अंतिम यात्रा क्या होती है भैया,
वही चार कंधे, चार कंधे, ठीक है जी, चार कंधे पे जो अंतिम यात्रा है उस पे ईश्वर उन्हें क्या करेगा, ब्लेस करेगा। ठीक है, चौथी पोएम की तरफ चलें। ऑड टू ऑटम किसने लिखा भाई, जॉन कीट्स ने लिखा है। ये क्या लिखते हैं, ये कहते हैं इनका जन्म होता है 31 अक्टूबर 1795 में। कहाँ, मूरगेट में। मूरगेट कहाँ है, लंदन यूके में। इनका निधन होता है बेटा 23 फरवरी 1821 में, रोम इटली। एंड इनकी पोएम्स की अगर हम बात करें, ऑड टू ऑटम, ऑड टू अ नाइटिंगेल्स एंड ऑड टू एन। ऑड क्या होता है, ऑड एक टाइप ऑफ पोयम होती है, ठीक है, टाइप ऑफ पोयम होती है, ठीक है जी। मूवी भी लिखी गई है इनके, मतलब मूवी भी इन्होंने लिख रखा है, जिसको हम आर्टियल बोलते हैं। और भैया इनके बारे में, द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी भी इनकी एक पोयम है। कहते हैं अब द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड, जो पृथ्वी की पोएट्री वो कभी भी खत्म नहीं होती है। एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जो थिंग ऑफ ब्यूटी वो जॉय फॉर एवर है, हमेशा आनंद देने वाली है। चलिए, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। क्या, सीजन ऑफ मिस्ट, ऐसा सीजन, ऐसा मौसम जो पत्तों और फलों का होता है। इस मौसम में क्या होता है, ऑटम मौसम में क्या होता है, फल और पत्ते पकते हैं, उगते हैं। क्लोज ब्लॉसम बॉजम फ्रेंड्स ऑफ मटरिंग सन, और परिपक्व होते सूरज और अंतर्गत मित्र। यानी अब देखो जो ऑटम है यहाँ पे, ऑटम, ऑटम जो है और सन, ये दोनों क्या है, पक्के मित्र हैं। ये दोनों क्या हैं, पक्के मित्र हैं, ठीक है। और ये दोनों मिल करके ही फलों को पका रहे हैं, कॉन्स्पियरिंग विथ हिम हाउ टू लोड द ब्लेस। उनके साथ मिले कॉन्स्पियरिंग कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहा है सूर्य ऑटम के साथ मिल करके कि किस तरीके से सारे फलों को पका दिया जाए, किस तरीके से सारे फलों को पका दिया जाए। एंड with fruit the vines that round the hedged eaves run, और छप्पर की छतों के चारों ओर लहलहाती लताओं को किस तरीके से और लहलहा दिया जाए। ये घर है, ये घर है, और इसमें क्या है, इसमें बेलें हैं, ठीक है, ठीक है। वाइन समझते हो, बेल, बेल समझते हो, बेल ना। इनको कैसे और उगाया जाए, इनको कैसे और जवान किया जाए, इसके बारे में कौन कर रहा है षड्यंत्र, सन और ऑटम, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, सॉरी, क्या, सेबों से कई, सेबों से और काई से ढके हुए कुटीर वृक्षों के ललचाए। एंड will fill all fruits with ripeness of the core, और सभी फलों को एकदम कोर तक, एकदम अंदर तक पका देना चाहते हैं, ठीक है। एंड टू स्वेल द ग्राउंड द गॉड एंड द पम एंड द हेजल शेल्स विद द स्वीट कर्नल टू सेट बर्डिंग मोर्स। कह रहा हो लौकी के फूल आए, हेजल के छिलके मीठे दानों से भरे दें और उसकी कलियां उगा दें। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और फिर मधुमक्खियों के लिए भी और फूल खिला दें। अंटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर चीज, और जब तक कि उन्हें ना लगे कि गर्म दिन कभी खत्म नहीं होंगे। फॉर समर हैज ओवरब्रीम्ड दियर क्लैमी सेल्स, और क्योंकि जो समर है, गर्मी ने उनकी नम कोठरियों को भर दिया है ना। सारे कोठरियों में क्या है बेटा, अनाज भर गया है। ये अनाज कैसे भरा है, क्योंकि ये जो मौसम है, मौसम कौन सा है, ऑटम है। इससे मिल करके किसने, सन ने एक षड्यंत्र रचा है
कि हर तरीके से फूल और पत्तियों को अंदर तक हमें क्या कर देना, खिला देना है और साथ ही साथ पका देना है। मेरी बात समझ में आ गई है जी? चलिए, Who had not seen thee of amid thy store? क्या तेरे भंडार के बीच तुझे किसने नहीं बार बार देखा है। अब यहाँ पे ऑटम सीजन को, धूप को एक इंसान की तरह दिखा रहा है कि जो भंडार है अनाज से भरा हुआ, उसके अंदर कई बार तुमको देखा गया है, धूप पड़ रही है, कई बार उस धूप को देखा गया है, उसको उन चीजों को पकाते हुए देखा गया है ना। पेड़ है, पेड़ के ऊपर धूप पड़ रही है, धूप पड़ करके उसके जो लगे हुए फल हैं उनको पका रही है धूप ना। Sometimes whoever seeks abroad may find, कभी कभी तो जो कई बार बाहर ढूंढता है तुझे और तू अंदर होती है। The sitting careless on a granary floor, और अनाज के गोदाम में फर्श पे तुम बेपरवाह तरीके से पड़ी रहती हो। गोदाम के फर्श पे, जमीन पे तुम बेपरवाह तरीके से पड़ी रहती हो। तुम्हें लगता है किसी ने नहीं देखा, बिल्कुल देखा है। Thy hair soft lifted by the winnowing wind, और जो तुम्हारे मुलायम फटफटाते बाल हैं वो हवाओं से फड़फड़ा रहे हैं, हवाओं से उड़ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है किसी ने नहीं देखा, बिल्कुल देखा है। और ऑन अ हाफ रिब्ड फैरो साउंड asleep, और आधी कटी हुई नाली पर गहरी नींद में भी पड़े हुए तुमको देखा गया है। आधी कटी नाली क्या है भाई? जैसे खेत है, खेत में बीच बीच में मेड़ बना देते हैं ना, तुम्हारे तब पता नहीं क्या बोलते हो, वहां पर भी तुम्हें लौटते हुए देखा गया है। क्या कह रहा है? ड्रोज्ड with the fume of puppies while thy hook, कह रहा है खसखस के धुएं में भीगा हुआ अजीब सा तेरा हुक जो है, spares the next swath and all its twined flowers, कह रहा अगले खेत और उनके सभी गुथे हुए फूलों को बचाए रखेगा। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोट डस्ट कीप, और कभी कभी एक बिनने वाले की तरह तू स्टीडी दाई लेडन हेड अक्रॉस द ब्रूक, और कह रहा है कई बार ऐसा भी होता है कि एक लड़की की तरह, एक महिला की तरह जो अनाज को बिनने आया है, फलों को बिनने आया है, उसकी तरह भी तू मुझे फलों के आसपास, अनाज के आसपास दिखती है। ठीक है। स्टडी डाई लेडन हेड अक्रॉस द ब्रूक, कहता अपने बोझ से लदे सिरों को नाले के पार स्थित रखती हुए तू दिखती है। और भी एसिडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, और तेज तरंगों से घिरी धैर्यपूर्ण दृष्टि से दाउ वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग्स आवर्स बाई आवर्स, क्या तू घंटों आखिरी रिसने वाले पानी को देखती रहती है। यानी कह रही मतलब हर जगह, एवरीवेयर, एवरीवेयर, जहां अनाज है, जहां नालियां हैं, जहां पानी है, जहां गोदाम है, जहां पेड़ पौधे हैं, जहां फल गिरे हुए जमीन पे हैं, हर जगह तुम मुझे नजर आते हो। तुम कौन? ऑटम सीजन। तुम कौन? सन, सन की रोशनी। हर जगह नजर आते हो। मुझे पता है तुम ही पका रहे हो, मुझे 100% पता है। ये जो ऑटम सीजन है ना, जो सन है ना, तुम ही दोनों की चाल है इन सारे फलों को पकाने में। क्योंकि मैंने तुम्हें कई बार देखा है, तुम अनाज के बीच में थी, मैंने देखा है तुम पेड़ों के ऊपर पड़ रही थी, मैंने देखा है तुम्हें, मुझे मालूम है तुम ही हो। ये सब दिखाई देता है, मैं बहरा थोड़ी हूँ। है ना, ये वाला मीम देखा था कि नहीं? चलिए, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग्स, सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग कहाँ है? एंड वेयर आर दे, कहाँ पे हैं? बसंत के गीत कहाँ हैं? स्प्रिंग सीजन के ऊपर ही हर कोई, हर जो पोएट होता है, ज्यादातर पोएट लिखता है स्प्रिंग सीजन के ऊपर। भाई साहब ने ऑटम पे लिख दिया। भाई पूछ रहे कि भैया कहाँ है स्प्रिंग, किधर है? आज तो स्प्रिंग नहीं दिख रहा, जिसके ऊपर सब लिखते हो नहीं दिख रहा आज। थिंक नॉट ऑफ देम, thou hast thy music too, उनके बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास तो अपना खुद का संगीत है।
while buried clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with the rosy hue। कह रहा है कि भैया जबकि बंधी हुई बादल कोमल मरते हुए दिनों के खिलते हैं और फूटदार मैदानों को गुलाबी रंग से छूते हैं। Then in the wailful choir of small gnats mourns, और तब एक विलापपूर्ण गायन में छोटे छोटे मच्छर विपरीत। जब शाम ढलता है, ये शाम ढलता है, बहुत सारी आवाजें आती हैं, है ना। क्रिकेट, उसको क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो वाला क्रिकेट नहीं, झींगुर, झींगुरों की आवाज, मच्छर के भनभनाने की आवाज, मक्खियों की आवाज, ये सब क्या, ये सब सॉन्ग्स ही तो हैं, ये सॉन्ग्स ही तो हैं। किसके? सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग्स नहीं है, सॉन्ग ऑफ ऑटम है। समझ आ रही बात? इसलिए तुम परेशान ना हो। एमंग द रिवर swallows बॉन्ड अलोफ, कह रहे भैया नदियों के दलदल के बीच में ऊपर उड़ते हुए ये जो swallows हैं, अबाबील पक्षी हैं, उनकी चहचहाहट, और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाइज, और हल्की हवाओं के जीवित या मृत्यु होने के पर डूबते हुए, एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लेस्ड फ्रॉम हिली बॉन्स, और पूर्ण विकसित मेमने पहाड़ी से जोर जोर से मिनमिनाते हैं। हेज क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विद द ट्रिबल सॉफ्ट, और झाड़ियों में गाते हुए, और अब बहुत ही धीरे आवाज में जो झींगुर हैं वो भी कर 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 रहे हैं। द रेड ब्रेस्ट विटलेस फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग swallows स्वीटर इन द स्काईज, और एक बगीचे खेत में लाल छाती वाली सीटी बजाती हुई और इकट्ठा हुए अबाबील आकाश में चहचहाते रहते हैं। ये सब क्या कहते हैं? आकाश में चहचहाते हैं। कब चहचहाते हैं? ऑटम में। ये सारा इतना सारा सॉन्ग है तो तुम्हारे पास। भूल जाओ स्प्रिंग को, भूल जाओ स्प्रिंग को। यू आर द बेस्ट। ऑटम को कह रहे हैं यू आर द बेस्ट, तुम ना होते तो फल ना पकता, तुम ना होते तो पेड़ आगे ना उगते, यानी कि और बड़े ना होते, तुम ना होते तो इन चीजों की जो सॉन्ग्स है हमें सुनने को ना मिलते। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिफ्थ पोएम पे चलते हैं जिसका नाम है एपिताफ। क्या नाम है? एपिताफ। ठीक है, एपिताफ को लिखने वाले कौन है भाई? वॉल्टर दे ला मेयर है। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 25 अप्रैल को हुआ था 1873 में, चार्ल्टन लंदन के अंदर, यूके में। जो जहां कहाँ पे भाई? यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। इनके निधन की बात करें तो 22 जून 1956 में हुआ था। ये भी कहाँ पे हुआ था बेटा? यूके के अंदर हुआ था। अवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है। पेरेंट्स की बात करें तो उनका भी नाम है, और चिल्ड्रन की बात करें तो उनका भी नाम है। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये एपिताफ का मतलब क्या होता है? एपिताफ का मतलब होता है शिलालेख। शिला लेख, शिलालेख होता है। शिलालेख क्या होता है भाई? ये शिला है, इसके ऊपर जो लिखा होता है इसी के बारे में है। ठीक है, कहते हैं हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि कहता है यहाँ इस कब्र में दुनिया संसार की सबसे खूबसूरत लेडी लेटी हुई है। लेटी हुई मतलब दफनाई हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी, उसको देख के लग रहा है कि वो हल्की फुल्की रही होगी। लाइट ऑफ स्टेप मतलब क्या है? उसका वजन कम रहा होगा और वो थिरकते रही होगी, इधर उधर भागती दौड़ती रही होगी जब वो जिंदा थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे ऐसा लगता है वो सबसे खूबसूरत लेडी है दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी भी वेस्ट कंट्री में जन्मी हो। देखो भाई, यहाँ पे कई लोग बताते हैं कि जो लेडी है जिसकी कब्र है वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो उनकी वाइफ थी। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वाइफ थी या गर्लफ्रेंड थी। एक अननोन व्यक्ति लड़की थी, उसके शिलालेख में लिखा था द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइस मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। इसको देख करके ये अनुमान लगाते हैं कि जब अगर इतनी सुंदर रही होगी तो वो ऐसे ऐसे रही होगी, और एक समय रहा होगा जब वो इधर उधर थिरकती रही होगी। बट
ब्यूटी वैनिशेस, लेकिन जो ब्यूटी होती है एक समय में वैनिश हो जाती है ना। अगर आप किसी के फिजिकल ब्यूटी को प्रेम करोगे, शारीरिक खूबसूरती को प्रेम करोगे, तो शारीरिक खूबसूरती क्या होगी बेटा, एक दिन समाप्त हो जाएगी। जब एक दिन समाप्त हो जाएगी तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, ब्यूटी पासेस, खूबसूरती समाप्त हो जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी तो तुम्हारा प्रेम भी चला जाएगा। हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कहता है भैया वो कहता है ये बहुत ही दुर्लभ बात है कि खूबसूरती लोगों के द्वारा हमेशा याद किया जाता है। कभी कहता है लेकिन जब मैं मर जाऊंगा, कहते जब वो जिंदा रही होगी लोग कितना उसके आगे पीछे लगे रहते होंगे, भाई खूबसूरत थी। लेकिन आज जब वो नहीं है इस दुनिया में, जब नहीं है इस दुनिया में, कौन उसको याद कर रहा, कोई नहीं, मैं। और व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मरूंगा तब उसे कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस संसार की, इस वेस्ट कंट्री की जो सबसे खूबसूरत महिला थी, अब मेरे मरने के बाद उसे कौन याद करेगा। उसको ये टेंशन है, किसी जमाने में लोग इसके आगे पीछे लगे रहते होंगे, आज वो नहीं है तो कोई उसको याद नहीं कर रहा है, मैं उसे याद कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन उसे कौन याद करेगा। यहाँ पे वो कहना चाहती है कि जो ब्यूटी होती है, चाहे आप कितने खूबसूरत हो, चाहे आप कितने कैसे भी दिखते हो, जो मौत है वो सबके साथ एक जैसे ही कार्य करती है। अमीर गरीब मौत नहीं देखती है। अगली पोएम है सिक्स सोल्जर, किसने लिखा भाई, रूपर्ट ब्रूक्स साहब ने लिखा है। बॉर्न 3 अगस्त 1887 रग्बी यूनाइटेड किंगडम, डाइड 23 अप्रैल 1915 क्रिस बोकेस बे ग्रीक, कॉज ऑफ डेथ सेप्सिस बीमारी है। एजुकेशन की बात क्या लिखा हुआ है, ये कहते हैं इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, जब मैं मर जाऊं क्यों मैं भाई इतने सुनना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड दैट्स फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया है। If I should die, think only of me that there's some corner of the foreign field that is always forever England। कह रहा अगर मैं कहीं किसी फॉरेन धरती पे, किसी विदेश में मर जाऊं, क्योंकि ये एक सैनिक है ना, जा रहे हैं, वार है, किसी दूसरे देश में लड़ाई कर रहे हैं, वो मर गए वो, अगर मैं किसी दूसरे देश में मर जाऊं तो इतना सोच लेना कि उस देश की जो धरती है, उस धरती किसी कोने में एक छोटा सा प्लेस हमेशा के लिए किसका हो गया, इंग्लैंड का हो गया। कैसे हो गया, कैसे हो गया, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। कह रहा भैया उस समृद्ध मिट्टी में, कड़ों में, जब हमारे देश की मिट्टी मिल जाएगी तो जो मिट्टी है वो और ज्यादा समृद्ध हो जाएगी। मैं इस मिट्टी से बना हूं, मेरा शरीर वहां दफनाया जाएगा, यानी ये मिट्टी वहां दफनाई गई, जब मिट्टी वहां दफनाई गई तो वो पूरा एरिया किसका हो गया, इस मिट्टी का हो गया। जैसे आप गुलाब का पौधा लाए, कोई पौधा लेके आए, गमले के अंदर बाकी दूसरी मिट्टी थी, लेकिन इस गुलाब के पौधे में भी थोड़ी सी मिट्टी लगी थी, उसको हमने डाल दिया, वो पूरा गमला क्या हो गया भैया, उस मिट्टी का हो गया, उस पेड़ का हो गया। ठीक है, अ डस्ट whom इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर, कह रहा वह कण जिससे मेरा शरीर बना हुआ है, जिसने मुझे जागरूक बनाया, ये वंस हर फ्लावर, जिसने मुझे अपना फूल दिया, फूल मतलब यहाँ वो अपनी पत्नी को कह रहे हैं, टू लव प्रेम करने के लिए, हर वेज टू रोम अपनी जगह दिए घूमने के लिए, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, और मैं यहाँ पे इंग्लिश हवाओं को सांस लेता हूँ, एंड वॉश्ड बाई द रिवर्स ब्लेस्ड बाई द रन्स ऑफ होम, और कह रहा है मैंने नदियों से द्वारा अपने शरीर को धुला है, यहाँ के नदियों में मैं नहाया हूँ, यहाँ के सूर्य से मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया है, यानी यहाँ के सूर्य की धूप को मैंने लिया है, महसूस किया है, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल शेड अवे, और सोचो ये दिल की जो सारी बुराइयां हैं वो मिट जाएंगी, पल्स इन द इटर्नल माइंड नॉलेज, और हमारा अनंत सोचने वाला दिमाग में कंपन करती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी वो कंपन, एंड गिव्स समवेयर बैक द
थॉट्स बाय द इंग्लैंड गिवन, और इंग्लैंड के द्वारा दिए गए विचार पहले से मेरे दिमाग में होंगे, मैं उनको ही सोचा करूंगा। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, कह रहे इसके दृश्य और इसकी आवाजें, इसके दृश्य और इसकी आवाजें हैं, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, उनके दिन के रूप में, प्रसन्न सपने के रूप में आएंगे। एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, और हंसी जो दोस्तों से सीखा है, जो जेंटलनेस सीखा है, ये सब मैंने कहाँ सीखा है, मैंने अपने जीवन के जीने का सलीका कहाँ से सीखा है, इंग्लैंड से सीखा है। ठीक है, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हावन, और कहता है शांत दिल में विनम्रता से अंग्रेजी के स्वर्ग में अच्छे पलों को याद करेंगे। ठीक है जी, यानी कह रहे हैं कि मैं एक सिपाही हूं, अगर मैं किसी दुनिया में मर जाऊं, किसी देश में मर जाऊं वार के दौरान, क्योंकि वार में क्या हो जाए किसी को नहीं पता है ना, तो ये समझा जाए कि जिस जगह पे मुझे दफना दिया गया वो जगह हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो गई, क्योंकि मेरा जो मिट्टी या शरीर, जो जिस मिट्टी से मेरा शरीर बना है, वो मिट्टी वहां पे मिल जाएगी और उस मिट्टी को और भी ज्यादा समृद्ध बना देगी। ठीक है जी, मैं पक्का इंग्लैंड वासी हूं, मैं पक्का इंग्लिश हूं, मैं हमेशा यही रहना चाहता हूं। मैं मरने के बाद भी मुझे एक सिपाही के तौर पे याद किया जाए, पोएट के तौर पे ना याद किया जाए। मेगाविटी द मिस्टिक हैट, ठीक है, टीएस ओलाइट, आपकी सारी पोएम्स में बहुत खूबसूरत पोएम है ये। बॉन्ड बहुत मजाकिया पोएम, फनी है। बॉन्ड इनका, टीएस ओलाइट का जन्म कब होता है? 26 सितंबर 1888 में यूएस के अंदर। मृत्यु कब होती है? 4 जनवरी 1965 में किंगस्टन में। पोएम्स द वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रकफोर मोर। लिटरेरी मूवमेंट मॉडर्निज्म, वो कैसे थे? मॉडर्निज्म में थे। एंड दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंग बट विस्पर। विम्पर क्या है? दिस इज द वे, ये तरीका है, द वर्ल्ड एंड्स, जहां समाप्त होगा जीवन, दुनिया, नॉट विद अ बैंग, ना बैंग के साथ नहीं, बट विम्पर, विम्पर से, ठीक है, खुशफुसाहट से खत्म होगा ये दुनिया। लंबी पोयम है, सुनिएगा ध्यान से। मेगाविटी इज अ मेगाविटी कैट, मिस्टेक, मेगाविटी अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। कह रहा मेगाविटी जो है वो एक रहस्यमयी बिल्ली है, उसे हिडन पॉ, हिडन पॉ का मतलब होता है धीरे धीरे से चलने वाला, दबे पैर चलने वाला कहा जाता है। छुपा रुस्तम कहा जाता है, आप कह सकते हो, देखो यही है मेगाविटी वा, ठीक है, छुपा रुस्तम कहा जाता है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डेफी द लॉ, वो एक मास्टर क्रिमिनल है, क्रिमिनल नहीं मास्टर क्रिमिनल है, और वो हर एक नियमों को तोड़ना जानती है। He is the bafflement of the Scotland, the flying स्कॉट डिसअपियर। कह रहे वो स्कॉटलैंड के, लंदन की पुलिस, स्कॉटलैंड कहां की पुलिस है? लंदन की पुलिस है, के लिए एक पहेली है, और फ्लाइंग स्कॉट खास तौर पे जासूसों की टीम के लिए ये निराशा का कारण है। कितना भी बड़ा कोई जासूस हो, कितना भी बड़ा जासूस हो, ढूंढ नहीं सकता, उसके बारे में एक भी सबूत इकट्ठा नहीं कर सकता है। समझ आ रही बात? फॉर व्हेन दे रीच the sense of the crime, scenes of the crime, मेगाविटी is not there। जब वो पुलिस वाले, वो जासूस सीन ऑफ द क्राइम के पास पहुंचते, जहां पे क्राइम हुआ है वहां पहुंचते, तो वहां मेगाविटी नहीं मिलती है। अब यहाँ पे जासूस कौन है भाई? उस घर के लोग जिस घर में ये पाली है ना, उस घर के लोग। जैसे दूध पी गया कोई, तो आ जाएंगे, जब देखेंगे तो कोई दूध पीने वाला इंसान नहीं है, व्यक्ति नहीं है, दूध तो पिया है पर कौन पिया है, नहीं है वो वहां पे। मेगाविटी, मेगाविटी, there's no one like मेगाविटी, 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 मेगाविटी की जैसा कोई भी नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए सभी नियमों को तोड़ती है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ हिज पावर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए यहां पे, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के नियम को भी तोड़ देती है।
His powers of levitation would make a फकीर stare. उसके जो उड़ने की क्षमता है वो एक फकीर को भी आश्चर्यचकित कर दे. And when you reach the scene of the crime, Macavity is not there. जब Macavity is not there और जब वहां पर जहां पर भी हुआ है एक क्राइम, वहां पे जब तुम पहुंचोगे तो Macavity वहां पे तुम्हें नहीं मिलेगी. You may seek him in the basement, you may look him at the wall, and but I tell you once and once again, Macavity is not there. Macavity is not there. तुम कह रहे हो भैया तुमको वो कहीं पर भी दिख जाएगी, स्ट्रीट पे दिख जाएगी, तुमको वो कहाँ पे दिख जाएगी, तुमको वो जहां पर बेसमेंट में दिख जाएगी, स्ट्रीट पे दिख जाएगी, एक दीवार के ऊपर बैठी हुई दिख जाएगी, लेकिन आमतौर पे, लेकिन अगर कहीं पे क्राइम हुआ है तो वहां पर Macavity तुम्हें कभी भी नजर नहीं आएगी. Macavity इज जिंजर कैट. Macavity क्या है? एक जिंजर कैट है. ही इज वेरी टॉल, वो बहुत लंबी सी है, एंड थिन, पतली सी है. यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम. अगर जैसे ही तुम Macavity को देखोगे तुम पहचान जाओगे. फॉर हिज आईज आर शकेन, उसकी आंखें जो है वो घुसी हुई हैं, आंखें घुसी हुई हैं. एंड हर ब्रो इज डीपली लाइंड, और उसकी जो आईब्रोज हैं वो बहुत ही डीपली लाइंड हैं, डीपली लाइंड हैं. एंड विथ थॉट, विचारों से. एंड हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका हेड जो है वो क्या है, ऐसे निकला हुआ सा है, उसका हेड कैसे निकला हुआ सा है. ठीक है. His coat is dusty from the neglect. His whiskers are uncombed. उसका जो कोट है, जो बिल्ली लोग कोट नहीं पहनते, कोट पहनते हैं ना, वो हमेशा गंदा रहता है. हमेशा क्या रहता है बेटा? गंदा रहता है. क्यों गंदा रहता है? क्योंकि ये हमेशा लोटती पोटती रहती है, हमेशा लोटती पोटती रहती है. और इसके जो गलमुच्छे हैं वो हमेशा अनकॉम्ड होते हैं, वो ऐसे ऐसे रहते हैं. ठीक है, वो ऐसे ऐसे रहते हैं क्योंकि वो हमेशा इधर उधर घूमती रहती है, इधर उधर लौटती है, इधर उधर, समझो ना, अनकॉम्ड रहते हैं. एंड ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और वो इधर उधर स्वेज करती रहती है. विद मूवमेंट लाइक स्नेक. मूवमेंट लाइक स्नेक यानी कि अगर कोई इधर तुम तो ऐसे करती है, अगर कुछ इधर आओ जो तुम तो ऐसे करती है. सांप भी कैसे ऐसे ऐसे करता है ना, सांप ऐसे ऐसे करता है ना, वैसे इतनी रफ्तार से, बिजली की रफ्तार से इधर उधर देखती है. ठीक है ना, स्नेक की तरह. एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, जब तुम्हें लगे कि ये आधा सो चुकी है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेकन, समझो वो जगती रहेगी. यानी ये सोने का बहाना भी बनाती है. ऐसे पड़ी है, तुमको लग रहा है ये सो गई, तुम वहां दूध रख के चले गए, जैसे तुम गए चल देगी. समझ गए? Macavity, there's no one like Macavity, कोई भी Macavity जैसा नहीं है. फॉर ही इज फिंड, क्योंकि वो क्या है, वो एक फिंड है, वो एक राक्षस है. राक्षस, वो क्या है भाई? वो एक राक्षस है. इन फेलाइन शेप, वो बिल्ली के रूप में एक राक्षस है. अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेन. यू मे मीट हिम इन द बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम, बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, देन Macavity इज नॉट देयर. कह रहा आप उसको रोड पे देख सकते हो, आप उसको कहीं पर भी देख सकते हो, लेकिन अगर कोई क्राइम डिस्कवर हुआ है, किसी क्राइम के बारे में पता चला है, तो वहां पे Macavity वहां ना मिली. समझो? ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, बाहर देखने में बहुत रिस्पेक्टेबल लगती है. दे से ही चीट्स एट कार्ड्स, लोग कहते हैं कि वो कार्ड्स में, ताश के पत्तों में चीट करती है. एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड, और स्कॉटलैंड या इंग्लैंड की पुलिस जो है उसके रिकॉर्ड में इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता है कि ये ऐसी दुष्ट लड़की है, मतलब बिल्ली है. एंड व्हेन द earders looted, or the jewel case is rifled, or when the milk is missing, or another pig's been stifled, or the greenhouse glass is broken, the क्या लिखा है? Trills past repairs. Oh, there's the wonder of the thing. Macavity is not there.
भैया कहीं पर दूध चोरी हुआ है, कहीं पर बेसमेंट का ग्रीन हाउस का ग्लास टूटा है, कहीं पर कोई ज्वेलरी गायब है, कहीं पर कोई भी चीज मिसिंग है। हैरानी वाली बात है, वहां मेकअप नहीं मिलेगी। ये उसी ने है, सब जानते हैं उसने किया है। सबूत क्या है? बिना सबूत ही किसी के ऊपर आरोप लगा दोगे? मुझे पता है कि इसने किया है, पर इसे मुझे नहीं दिखा कभी, कोई सबूत नहीं मिला। जब यहाँ पे कांच टूटा, मैं दौड़ के गया जहां कांच टूटा वहां बिल्ली नहीं थी, बिल्ली रोड पे थी कहीं, बिजली की रफ्तार से दौड़ रही है, रोशनी की रफ्तार से, प्रकाश की चाल से चल रही है। समझ रहे हो? कोई सबूत नहीं है तो कैसे उसके ऊपर तुम लगा सकते हो किसी प्रकार का आरोप? नहीं लगा सकते हो। And when the Foreign Office find treaty gone astray, or the admiralty lost some plans and drawing by the way, there may be scraps of paper, may hall or on the stair, but it's useless to investigate. Makeup is not there. कह रहा भाई 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 भाई, अगर तुमको लगता है फॉरेन ऑफिस के लोग कि कोई चीज गुम हो जाती है, इंपॉर्टेंट पेपर गुम हो जाते हैं या पेपर्स फटे चिथड़े मिलते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने का कोई भी अर्थ नहीं है, खोजबीन करने का कोई भी अर्थ नहीं, क्योंकि मेकाविटीज विल नॉट देयर। मेकाविटी वहां पे नहीं होगी, कितना भी खोज लो, बिल्ली वह कहीं तो होगी, आसे पास होगी, ज्यादा दूर नहीं गई होगी ना मुन्ना ना, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी वो। ठीक है? एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज, जब वो लॉस डिस्क्लोज होता है, मालूम पड़ता है, द सीक्रेट सर्विसेज से, सीक्रेट सर्विस कहती है इट मस्ट हैव बीन मेकाविटी, ये पक्का मेकाविटी ने किया होगा, बट ही इज माइल अवे, लेकिन मेकाविटी तब तक में मीलों दूर भाग जाती है। यू विल श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, पक्का तुम उसे कहीं मीलों दूर रेस्ट करते हुए नजर आएगी वो तुम्हें, या लिकिंग हिज थम्स, अपने अंगूठे को चाटते हुए नजर आएगी, और इंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिविजन्स सम्स, या फिर वो बड़े बड़े जोड़ घटाना करते हुए तुमको मिलेगी, यानी वो बिजी नजर आएगी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में, कुछ बच्चे होते हैं तुम्हारे बगल में, तुमको ऐसे ऐसे करके हंसा दिए, तुम हंसने लगे, टीचर जैसे पीछे देखा, वो बच्चा ऐसे, वो ऐसे दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा कि वो तो बहुत मगन है पढ़ाई में, और रेले तुम जाते हो। समझ रहे हो ना? तो मतलब ऐसी थी मेगाविटी, मेगाविटी कांड करने के बाद ऐसा शो करती थी कि जैसे उसने नहीं किया, दूर दूर से उस कांड से उसका कोई अर्थ मतलब नहीं है। मेगाविटी मेगाविटी, देयर इज नो वन लाइक मेगाविटी, मेगाविटी 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 जैसा कोई भी नहीं है। There's never was cat such as deceitfulness and suavity, कहता कोई भी ऐसा नहीं है जो मेकाविटी जैसा हो, इतना छल कपट चालाकी वाली बिल्ली तुमने कभी नहीं देखा होगा। ही इज ऑलवेज नैन एन एलिबी एंड वन और टू टू स्पेयर, उसके पास हमेशा एक बहाना होता है। एलिबी का मतलब क्या होता है बेटा? बहाना। ठीक है जी, बहाना होता है, बल्कि एक दो के अतिरिक्त भी और कई बहाने होते हैं। एट वॉट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस, और भले ही अपराध किसी भी समय हुआ हो, उसके पास हमेशा एक न एक बहाना तैयार रहता है। मेकाविटी वॉजेंट देयर, कहीं पर भी कोई भी किसी भी वक्त अगर बवाल हुआ हो, अपराध हुआ हो, मेकाविटी वहां पर कभी भी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आपने देखा मेकाविटी कितना ज्यादा दुष्ट और चालाक थी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। 8वीं पोयम पे है फायर हिम्स। फायर हिम्स किसने लिखा? के दारूवाला साहब ने लिखा है। इनका जन्म 24 जनवरी 1973 में होता है लाहौर के अंदर, जो पाकिस्तान में है। इनका निधन 26 सितंबर 2024 को होता है। नेशनैलिटी इंडियन। सर वो पाकिस्तान में पैदा हुए तो इंडियन कैसे हैं? बालिका और बालक
पाकिस्तान उस समय था ही नहीं, 1937 की बात है। अवार्ड्स, पद्मश्री साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1984 फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन। एजुकेशन की बात करें तो देख लो के एन दारूवाला कहते हैं इज एन इंडियन पोएट, वो इंडियन पोएट है, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर है इन इंग्लिश में। ही इज ऑल्सो नोन ऑल्सो फार्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, यानी आईपीएस भी थे भैया, वो पढ़े लिखे थे। तो वो कहते हैं साहब, कहते हैं द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फेरिएशंस। कह रहा भैया जो बर्निंग घाट कहाँ, जहाँ पे चिता जलाई जाती है, जहाँ पे चिताएं जलाई जाती हैं, वहां से फॉस्फोरेंसेस फूट रहे थे। ये देखो ये देखो ये देखो ऐसे, ठीक है। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फिटेंडेंट पासर्स बाई, और भटकती हुई भूतिया रोशनी वहां से आते जाते लोगों को डरवा रही थी। यानी जब कोई लाश जल रही थी उसमें से रोशनी निकल रही है, तो जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो लोग डर रहे थे उस रोशनी को देख करके। एंड एज मून लाइट स्कटलेट स्कटलेट अमंग द बोन्स, और जबकि चांदनी हड्डियां के बीच से गुजर रही थी। चांदनी क्या है, इस तरह की हड्डियों के बीच से आर पार हो रही थी। क्यों आर पार हो रही थी? क्योंकि हड्डियां दिख रही थी, इंसान जल रहा था, उसकी हड्डियां नजर आ रही थी, उसमें से जब लाइट पास हो रही थी वो और डरावना नजर आ रहा था। वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, और एक बार भोर में नदी किनारे से नदी किनारे और घाट से गुजरते हुए वी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, हमने इम्बर्स को देखा, वो सब क्या कर रहे थे, हमने देखा कि अंगारे जो है अपनी क्रूर लालिमा को खो रहे थे। ये देखो ये अंगारे हैं, ये कैसे अंगारे हैं, ये लकड़ियों के और हड्डियों के जलने के अंगारे हैं, वो अपने क्रूर लालिमा को खो रहे थे। टू द ग्रे एसेस दैट swallows ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, जो भैया धूसर राख में बदल रहे थे और सभी अधपके अंगों में को लिगलती जा रही थी। कौन कौन लिगल रही थी? कौन लिगल रही थी भाई? लालिमा, यानी कि आग लिगल रही थी। क्या लिगल रही थी? आग। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्nt, मेरे पिता कहते हैं क्या तुम देख रहे हो ये आधी जली हुई उंगलियां? अब देखो यहां से एक प्रश्न आ जाएगा कि वो किसके साथ घूम रहा था, तो यहाँ पे आपके पास आंसर है फादर के साथ। ठीक है। एंड बोन स्टब्स, क्या तुम उन लकड़ियों को, सॉरी, उन हड्डियों को आधा जलता हुआ देख रहे हो? क्या तुम उन उंगलियों को आधा जला हुआ देख रहे हो? एंड बोन स्टब्स, हड्डियों के टुकड़ों को देख रहे हो? द फायर एट टाइम फॉरगेट्स इज डेड, आग भूल चुका है कि ये मरे हुए लोग हैं। एंड अ जोरोस्ट्रियन आई, मैं जो एक जोरोस्ट्रियन का मतलब होता है पारसी, ठीक है जी, मैं पारसी व्यक्ति हूँ। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेज्ड, मैं एक पारसी व्यक्ति हूँ और मेरा बच्चे की उंगलियां कसी हुई थी। इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, दर्द की एक छोटी सी गांठ में। आई सोर टू सेव फायर, मैंने आग को बचाने की कसम खाई थी। फ्रॉम द सिन ऑफ द फॉरगेटफुलनेस, भूलने के पाप से, यानी आग को नहीं पता है। आग में जब उस चिता को, उस इंसान को डाला गया, आग को नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे इसको पूरी तरीके से जलाना है, मुझे इसे आधा जला हुआ छोड़ देना है, नहीं पता है। वो जलाया जाए, इससे पाप दोनों तरफ से, एक तो मेरी तरफ से पाप हो रहा, मैं इंसान को डाल रहा हूँ, दूसरा उसकी तरफ से पाप हो रहा, आग की तरफ से, है ना। जबकि बेटा देखो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें किसी के भी धार्मिक अनुसारों में बोलने की किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं है हमें, कि किसी के धर्म में अगर हड्डियों को जला, मतलब मृत शरीर को जलाया जा रहा तो हम उस पर टिप्पणी करें कि गलत है, किसी में दफनाया जा रहा हम उसको टिप्पणी करें गलत है। फारसीज में क्या होता है पता है? अंतिम संस्कार अभी आगे पता चलेगा, सुनो। इट नेवर फॉरगॉट टू 20 ईयर्स सिंस, मैं पिछले 20 सालों से कभी इस चीज को भूल नहीं पाया।
एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड टू द फ्लेम, मैंने अपने पहले जन्मे बच्चे को, लड़के को फ्लेम के, आग के हवाले कर दिया था क्योंकि वो मर गया था। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1,000 माइल्स, ये भी प्रश्न आता है कितने दूर था टावर ऑफ साइलेंस, तो आप बताओगे 1,000 माइल। टावर ऑफ साइलेंस जो था वो 1,000 माइल्स दूर था मेरे घर से। द फायर हिम सेड टू मी यू स्टैंड फॉरगिव, और दिल भजन ने मुझसे कहा तुम्हें क्षमा किया जाता है। और ब्रोकन येट रेबिलियस आई सॉ दिस टाइम, और टूटे हुए फिर भी विद्रोही किस्म से मैंने इस बार कसम खाई कि मैं दोबारा ऐसा पाप नहीं होने दूंगा। फारसीस के यहाँ क्या होता है, टावर ऑफ साइलेंस होते हैं, इस तरीके के बने होते हैं। इसमें बीच में मृत शरीर को डाल दिया जाता है और फिर चील, कौवे, गिद्ध आदि आकर के इस शरीर को नोच नोच के खा जाते हैं। दारू वाला साहब के हिसाब से ये सही है, ये मरे हुए शरीर के साथ सही हो रहा है, पर जलाना क्या है गलत है। तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता, ये सब पे नहीं बहस करनी चाहिए, ठीक है। आई नेवर फॉरगॉट एंड 20 years सिंस, मैं पिछले 20 साल से ये नहीं भूल पाया। ये लाइन फिर से 2 बार आ गई है, इसको हम ऐसे काट देंगे, ठीक है जी। बॉन्ड कौन, स्नेक आ चुका है हमारे पास। स्नेक को इसने लिखा है, डीएच लॉरेंस ने लिखा है। डीएच लॉरेंस का जन्म कब हुआ था है 11 सितंबर 1885 में ईस्टवुड यूके के अंदर। डाइट कब हुआ था, इनका निधन कब हुआ था, 2 मार्च 1930 में हुआ था, वेंस फ्रांस के अंदर। नेशनैलिटी क्या है, गलत है, नेशनैलिटी इंडियन नहीं थे वो, इंग्लैंड में रहने वाले थे, ठीक है, इंग्लिश थे वो, ठीक है। मूवी भी उनकी लिखने लिखने पे बनी हुई है। वो कहते हैं नेवर ट्रस्ट दी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट द टेल, उसकी पंक्तियों को ट्रस्ट करो, उसकी कहानियों को ट्रस्ट करो। द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द क्रिटिक इज टू सेव द टेल फ्रॉम द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड इट, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है भैया, जिसने उसको बनाया उसी से उसको बचाना। स्टार्ट होती है पोयम, अ स्नेक केम टू माई वाटर थ्रो, एक स्नेक है जो मेरे जलाशय के पास आ जाता है, मेरे जलाशय के पास आ जाता है। ऑन अ हॉट हॉट डे, एक गर्म दिन में, एंड इन पैजामास, पैजामास में, फॉर द हीट टू ड्रिंक, बहुत गर्मी थी इसलिए वो पानी पीने के लिए आता है, ठीक है। आई इन पैजामास फॉर द हीट टू ड्रिंक, मैं भी गर्मी बहुत ही तो मैं भी अपने पैजामा पहने पहने बाहर आ जाता हूँ पानी पीने के लिए। इन द डीप स्ट्रेंज ascended shade of the great dark carob tree, I came down the step with my pitcher, कह रहा बहुत गर्मियों का दिन था और भैया एक अजीब सी गर्माहट थी और एक कैरोब ट्री से कुछ निकला है, क्या निकला अभी मैं बता रहा हूँ। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पिचर, मैं अपने पिचर अपने घड़े के साथ नीचे आता हूँ। एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट, और मैं नीचे आने के बाद मुझे वहीं पर रुकना पड़ जाता है। क्यों रुकना पड़ जाता है, इंतजार करना पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि क्योंकि देयर ही वॉज एट द थ्रो बिफोर मी, क्योंकि वो जो चाचा हैं, ठीक है, जो चाचा हैं वो मेरे सामने थे। चाचा कौन है, ये चाचा जो है, ठीक है, नाग देवता जो थे वो मेरे सामने थे। अब जब वो मेरे आगे थे तो मुझे वहीं रुकना पड़ा, नहीं रुकता तो नाग देवता मुझे रोक देते, अगर वो रोक देते तो दिक्कत हो जाती। He reached down from the fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow brown slackness soft bellied down over the edge of the stone throw and rested his throat upon the stone bottom. कहता है भैया, कहता है भैया, he reached down from the fissure in the earth wall, वो कहाँ से आया है, वो अर्थ वॉल से आया है, यानी मिट्टी की जो बनी दीवार है वहां से बाहर निकला है। ग्लूम एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेलीड डाउन, वो भैया वो किस कलर का, येलो ब्राउन कलर का, यानी गोल्डन कलर का है वो बंदा। और भैया स्लैकलेस सॉफ्ट डाउन बेलीड, उसका पेट जो है वो कोमल सा पेट है। एंड ओवर द एज ऑफ द स्टोन एंड रेस्टेड
रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम। वो क्या है, एक स्टोन है, सुनो सुनो, एक स्टोन है, एक स्टोन है, एक स्टोन है, वहां पे वो भाई साहब क्या है, ऐसे पड़े हुए हैं, मुंह ऐसे खोल करके, ठीक है, मुंह खोल करके पड़े हुए हैं। मुंह खोल क्यों पड़े हैं भैया? क्योंकि इसके ऊपर से पानी की बूंदें रिस रही हैं। पानी की बूंदें कहाँ से रिस रही? मान लो ऐसे कुछ जलाशय रहा होगा, यहाँ से पानी की बूंदें रिस रही हैं, मुंह ऐसे खोल के टप्पर टप्पर पी रहा है वो, टप्पर टप्पर, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप, जहां से वाटर से ट्रैप से वो पानी ड्रिप हो रहा था, इन अ स्मॉल केयरनेस, साफ साफ सा थोड़े से थोड़ा थोड़ा पानी हो रहा था। ही शिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, वो सीधे अपने मुंह को खोल करके पानी पी रहा था, जैसे मैंने अभी चित्र में बनाया है। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रो हिज स्ट्रेट गम्स इनटू हिज लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली। और जो उसकी लंबी सी बॉडी है बेटा, उसमें धीरे धीरे वो पानी क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। Someone was before me at my water throw, कोई मेरे सामने था, कोई मेरे सामने था मेरे ही जलाशय में। एंड आई, और मैं, लाइक सेकेंड कमर, जो दोबारा मतलब बाद में आया था, मुझसे पहले कोई था, मैं बाद में आया था, वेटिंग में इंतजार करता। ही लिफ्टेड हिज हेड, उसने अपने मुंह को उठाया, फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, पानी पीते हुए से, एज कैटल डू, जैसे कैटल्स मवेशी लोग करते हैं ना, गाय भैंस करते पानी पीते थे, जैसे देखते हैं, जैसे देखते हैं फिर पानी पीने लगते हैं। ही एंड लुक्ड एट मी, मेरे ऊपर देखता है विगली, एंड एज ड्रिंकिंग कैटल डू, और जैसे कैटल्स पानी पीती हैं उस तरीके से। ही flickered his two-forked tongue from his lips and mused a moment, and stopped and drank a little more, and being earth brown, earth golden from the burning bowels of the earth, on the day of Cilician जुलाई विद इतना स्मोकिंग। कह रहा है वो बेचारा थोड़ा सा मुझको देखता है, देखने के बाद वो फिर से पानी पीने लगता है। वो अर्थ के ब्राउन कलर का था, अर्थ गोल्डन कलर का था, बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई इतना, और वो चमक रहा था क्योंकि उस समय बहुत, सिसिलियन जुलाई का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी वाला दिन, ठीक है। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरी शिक्षा की आवाज, सेड टू मी, कहती है मुझसे, ही मस्ट बी किल्ड, उसे मार दिया जाना चाहिए, फॉर इन सिसिली द ब्लैक ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट। सिसिली के हिसाब से ब्लैक स्नेक्स जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, बट द गोल्ड आर वेनमस, लेकिन जो गोल्ड स्नेक्स होते हैं वो कैसे, जहरीले होते हैं। एंड वॉइसेस इन मी सेड, और जो मेरे अंदर की आवाज थी वो मुझसे कहती है, इफ यू वर अ मैन, अगर तुम एक आदमी हो, यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ, तुम एक डंडा लेते हो, अभी इसको मार डालते हैं, एंड फिनिश हिम, उसको खत्म कर देते हैं। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा मैं कितना उसे पसंद कर रहा था। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन द क्वाइट, और ऐसा मुझे लगा जैसे वो एक मेहमान की तरह बड़े शांति से यहाँ पर आया है, टू ड्रिंक एट, पानी पीने के लिए, माई वाटर थ्रू, मेरे जलाशय से, एंड डिपार्ट पीसफुली, और शांति से चला जाएगा, पेसिफिड एंड थैंकलेस into the burning bowels of the earth, और जिस जलती हुई दीवाल के, जमीन की छेद से वो बाहर आया था, वो वहीं पे वापस चला जाएगा। वॉज इट कवर्डाइज, के ये मैं डर रहा था, दैट आई डेयर्ड नॉट टू किल, मैं उसे मार नहीं पा रहा था, क्या वो मेरी डरपोकनेस थी, डरपोकनेस समझते मेरा डरना था, या वॉज इट परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, या फिर ये मेरा भोलापन, या कह लो मैं जो उसे पसंद करने लगा ये था, मैं उससे और देर तक देखना चाहता था, बात करना चाहता। वॉट इज ह्यूमैनिटी, क्या ये इंसानियत थी, टू फील सो ऑनर्ड, इतना सम्मानित महसूस करना, या फिर आई फेल्ट सो ऑनर्ड, क्योंकि उस समय बहुत ऑनर्ड महसूस कर रहा था।
एंड येट दोज वॉइसेस, और फिर वो आवाजें, इफ यू वर नॉट अफ्रेड, अगर तुम ना डर रहे होते, यू वुड किल हिम, तुम उसे मार दिए होते। ओ एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, अच्छा सच में मैं डर रहा था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, मैं डर तो रहा था लेकिन साथ ही मैं ऑनर्ड भी महसूस कर रहा था। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, और मैं उस जो सीक्रेट अर्थ के डार्क डोर से बाहर आया था, मैं उसको अपनी स्पेशलिटी यानी आवभगत में उसको दिखा रहा था। एंड ही ड्रैंक इनफ, जब वो पानी पर्याप्त मात्रा में पी लिया, ही लिफ्टेड हिज हेड, उसने अपने सर को उठाया, ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकन, जैसे कोई किसी ने पी रखा हो, इस तरीके से वो बिहेव कर रहा था। एंड फ्लिकर्ड his tongue like the fork night on the air, और अपनी पूंछों को ऐसे ऐसे हिलाता है, ऐसे ऐसे फ्लिकर की करता है। एंड सो ब्लैक सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, और फिर उसके जो काले होंठ थे उस पे वो क्या करता है भाई, एंड लुक्ड अराउंड, वो लिक करता है अपने जीभ से, काली जीभ से अपने होंठों को लिक करता है, जैसे जो थोड़ा बहुत एक दो बूंद पानी यहाँ पे बचा रहा होगा उसको पीने की कोशिश करता है, उसको अंदर लेने की कोशिश करता है। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और वो ईश्वर की तरह नजर आ रहा था, अनसीइंग इनटू द एयर, एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और धीरे से फिर वो अपने सर को ऐसे घुमाता है और जाने का प्रयास करता है। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस a dream, proceeded to draw his slow length curving round and climb again the broken bank of my wall face, और धीरे से वो वहां से क्रॉल करते हुए ऐसे से करते हुए निकलता है, और वो धीरे धीरे जा रहा है, मुझे रिस्पेक्ट शो करते हुए जा रहा है, और फिर से वो मेरी दीवार के उस छेद में अंदर घुसने लग रहा है चढ़ करके। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेडफुल होल, और जब उस वो भयंकर से होल के अंदर वो अपनी मुंडी घुसा देता है, एंड एज ही स्लोली ड्रू अप स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स एंड एंटर्ड फादर फर्दर, और वहां तक वो जाने के बाद अपने शोल्डर्स को ऐसे करता है और फिर से अंदर धीरे धीरे वो जाने लग जाता है। And a sort of honor, a sort of protest against his withdrawing into the horrid black hole, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after, overcame me, now his back was turned, कह रहा है भैया वो धीरे धीरे एक हॉरर की तरह, सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट की तरह, अगेंस्ट हिज विड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, वो जब अंदर जा रहा था तो उसमें एक विवाद उत्पन्न करने के हिसाब से, विवाद मतलब जो प्रोटेस्ट बोलते हैं, प्रोटेस्ट क्या बोलते हैं, विरोध करने के हिसाब से, डेबिटरी गोइंग टू ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्राइंग टू हिमसेल्फ आफ्टर, और वो धीरे धीरे वो अपने आप को पूरा अंदर ले जा रहा था। ओवर केम मी ऑन हिज बैक वॉज टर्न, और वो मेरे जब मैं देखता हूँ उसकी बैक जो है वहां से टर्न होने लगते हैं। आई लुक्ड राउंड, मैं उधर देखता हूँ। आई पुट डाउन माई पिक्चर, मैं अपने पिक्चर को घड़े को नीचे रखता हूँ। आई पिक्ड अप द क्लम्सी लॉग, मैं एक ठो लकड़ी का डंडा लेता हूँ इतना बड़ा सा, एंड थ्रू इट एट द वाटर थ्रो विद अ क्लैटर, मैं उसको वाटर थ्रो पे ऐसे तेजी से मारता हूँ। एंड आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मुझे लगता है कि उसको नहीं हिट करता है। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम वॉज दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड convulsed in undignified haste, read like lightning, and was gone into the black hole. The earth lived fissure in the wall edge front, at which in the intense still noon I stared at fascination. I immediately regretted it. I thought how paltry, how vulgar, what a mean act, and despised myself and vices of my accursed human education.
कहता है मैं वहां पे उसको देखता हूँ, जब मैं उसको मारता हूँ मुझे लगता है उसे हिट नहीं किया है, लेकिन जो पीछे उसकी पूंछ थी या पीछे वाला जो हिस्सा था वो वहीं पे रह जाता है। तब मुझे लगता है कि शायद मैंने उसको मार दिया है, और अब मैं अपनी भीतरी आवाज को कोसने लग जाता हूँ कि इंसान की एजुकेशन कितनी गंदी है। ये 2 बार है। एंड आई थॉट ऑफ द albatross and I wished he would come back my snake। मुझे अपने विचारों पर घृणा आती है और मैं विश करता हूँ काश वो मेरा जो स्नेक है फिर से वापस आ जाए। फॉर द सीम टू मी अगेन लाइक अ किंग, फिर से मुझे एक राजा की तरह नजर आए। लाइक इन एग्जाइल, लाइक किंग इन एग्जाइल, जैसे कि कोई राजा हो एग्जाइल में। एग्जाइल समझते हो, जैसे राम जी को भी एग्जाइल वनवास है ना। अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, अनक्राउंड जो बिना ताज के बादशाह हो अंडरवर्ल्ड में। नाउ ड्यू टू बी ट्रोल्ड अगेन, एंड सो आई मिस्ड माई चांस विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ। मैं उस जीवन के ईश्वर से मिलने के मैं क्या हुआ, अपने मिस कर दिया चांस को। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट एंड फिटनेस, और मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था, मुझे इस बात का दुख होता है। ठीक है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास, कमला दास ने लिखा है माई ग्रैंड मदर हाउस, और ये लास्ट पोयम है आपकी इस बुक की। कमला दास का जन्म होता है 31 मार्च 1934 में। ठीक है जी। इनका निधन होता है 31 मई 2009 में पुणे के अंदर। नेशनैलिटी इंडियन है। अवार्ड्स इन्होंने देखो ये सारे जीते। कमला दास के बारे में कहा जाता है वॉज एन इंडियन पोएट इन इंग्लिश एज वेल एज ऑथर इन मलयालम। 2 भाषाओं में ये लिखती थी, मलयालम में और इंग्लिश में लिखती थी। ठीक है जी। फ्रॉम द केरला इंडिया, ये कहाँ से आई थी, केरला से आई थी। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे फ्रॉम वंस आई रिसीव लव, एक घर है जो फार अवे दूर है जहां से मुझे कभी प्रेम प्राप्त हुआ करता था। दैट वुमन डाइड, वो महिला अब खत्म हो चुकी है। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, वो जो घर है वो शांति में खो चुका है, शांत हो चुका है वो घर। एंड स्नेक मूव्ड, और वहां पे अब सांप लौट रहे हैं। एमंग द बुक्स आई वॉज देन टू यंग, वहां पे जो किताबें थी उस घर में, जब मैं उन घर में जाया करती थी तो उस किताबों को पढ़ने के हिसाब से मैं बहुत छोटी थी। उन किताबों के ऊपर आज स्नेक लौट रहे हैं। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और ये सब देख करके मेरा जो खून है वो एकदम शांत पड़ जा रहा है, एकदम ठंडा पड़ जा रहा है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू peer थ्रो ब्लाइंड eyes of windows or just listen द फ्रोजन एयर, मैं अब वहां जाना चाहती हूँ। मैं पियर का मतलब है वहां पे अपने मुंडी को घुसेड़ करके देखना चाहती हूँ। ठीक है। थ्रो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो का मतलब है ऐसी विंडो जहां के आर पार नहीं देखा जा पा रहा है। मैं उसके अंदर भी घुस करके अंदर देखना चाहती हूँ, उस जगह की एयर को मैं महसूस करना चाहती हूँ, उस जगह साइलेंस को मैं महसूस करना चाहती हूँ। और 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 इन द वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस और टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहा, और मैं वहां पर जा करके जैसे पिक आर्मफुल, एक अंजुरी भर करके डार्कनेस अंधेरे को ब्रिंग इट हियर यहां पर लाना चाहती हूँ। टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, अपने उसको ला करके मैं अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे रखना चाहती हूँ उस अंधेरे को। एंड लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, जैसे मेरा डॉग जो ब्रूडिंग है, वो मेरा डॉग जो है वो हमेशा मेरे घर के बेडरूम के कोने में, दरवाजे के कोने में छिप जाया करता है, उसी तरीके से मैं वहां पे उस सन्नाटे को, उस डार्कनेस को, उस अंधेरे को लाके छिपा जाते हुए, मतलब अपनी दादी माँ की एक लास्ट निशानी के रूप में। ठीक है। व्यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, डार्लिंग तुम इस पे भरोसा नहीं कर पाओगे, शायद वो अपने पति को कह रहा है, कह रही है, या फिर हम रीडर्स को कह रही है। कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, इस घर की स्थिति को देख करके डार्लिंग प्रिय तुम ये महसूस नहीं कर पाओगी कि सच में ये वही घर है जहां मैं कभी रहा करती थी। एंड वॉज प्राउड, और मैं इस पे गर्व किया करती थी। एंड लव्ड, मुझे प्रेम मिलता था। एंड हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, और अब मैं अपना रास्ता भूल चुकी, अब मुझे यहाँ से प्रेम नहीं मिलेगा। इस घर को, इस मकान को घर बनाने वाली जो महिला थी अब इस दुनिया में नहीं है। रिसीव लव्ड एट लीस्ट अ स्मॉल चेंज,
अब मैं स्ट्रेंजर्स के डोर पे खड़ी हुई हूँ, अजनबियों के डोर पे खड़ी हुई हूँ, कम से कम जो प्रेम मुझे उस घर से मिलता था उसका थोड़ा सा टुकड़ा तो मुझे मिल सके। जो मेरी दादी माँ मुझे प्रेम किया करती थी उसका थोड़ा सा टुकड़ा, एक टुकड़ा तो मुझे मिल सके, ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये बेटा आपकी सारी पोएम्स यहाँ पे खत्म हुई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो यू शुड टू सब्सक्राइब अस। आपको हमें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए बेटा। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट क्लासेस चलती हैं, आपको जैसे कि पता है। और इस तरह के और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका एक शेयर, लाइक और ये जो सब्सक्राइब है, 1 सेकंड का काम है आपके लिए, पर हमें बहुत खुशी देता है। ठीक है, तो मैं कृष्णा सर आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलूंगा फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।